वो स्पीकर लगा है बीच में। और पंडित ने तो कहा कि अगर आपके सवाल मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सवाल ही होंगे, तो हमें जवाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शुरू में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग सारे जो है आपके सवालों के जरिए सामने आ ही जाएंगे। हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया। लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने दो चीजों पर जोर दिया। एक ये कि यह हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोग जो हमारे मंशूर में लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं आप इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोगों के साथ किए हुए वादे 6 महीने या साल में पूरे नहीं करती। हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पर असेंबली में रेजोल्यूशन लाना, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर कैबिनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करवाना, स्टेट रूल की बहाली के लिए दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो है अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 CPW जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने यह सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में
काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करें, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहाँ जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सब के साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। अब इसके बाद मैं तनवीर से कहूंगा कि वो आप में से एक एक को लेके आपके सवाल में और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का हम जवाब दें। सर, दो सवाल पूछे। मेरा सवाल यह है कि अभी महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा इलेक्शन में आपको सपोर्ट करने तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, बस उसके लिए आप तो इसी तरह की जो बिल आएंगी असेंबली में उसमें एंटी लाइन बिल है और डेलीगेशन को रिप्रेजेंट करने का जो है वो चाहते हैं कि उसको काम करें, तो उसके आपकी रिएक्शन चाहेंगे। और दूसरा, एक साथ में आपने असेंबली में जब आपने आज होगा मिनट चला बाहर खड़ी, तो एक साल के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर काफी हो चुका है उसको चारों तरफ से हमने ले और ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से इशारों में कि आप बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी के नजदीक आने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप फ्लाइट को एक तरह से उनको ढूंढ रहे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कहेंगे आप देखिए स्टेटमेंट आप खुद बोल रहे नहीं है, तो किस पर भी आपकी जहां तक आप के पहले सवाल को लेके है, मैंने उनका यह बयान देखा नहीं। फारूक साहब के साथ जब उनकी बात हुई, डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनसे यही गुजारिश की कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, कोई और उम्मीदवार मैदान में है नहीं। अगर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला जाएगा तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदेमंद होगा। एब्सटेन करना भी बीजेपी के हक में वोट डालने के बराबर है। अब जहां तक बीजेपी को हराने के लिए बिलों में मंजूरी देने की बात आ जाती है, जो बिल अभी तक हाउस के सामने आया नहीं है, मैं उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता। बिल हमारी प्रॉपर्टी बनने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है। स्पीकर साहब पहले तय करें कि हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा। बिल्स बहुत सी सबमिट होती है, किस बिल को मंजूरी मिलती है और कौन सा बिल फिर ड्रॉ लॉर्ड्स के जरिए लिस्ट होता है, वो ना मैं यहां पे तय कर सकता हूं, ना महबूबा मुफ्ती साहिबा तय कर सकती है।
हिल हाउस के सामने आ जाए, उसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जो बिल लोगों के हक में होगा और जिस बिल को असेंबली पास करना चाहेगी, हम उसमें रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन मैं आज के दौर पर इस यहां पे बैठ के स्पीकर साहब के इख्तियारात में दखल नहीं दे सकता। इतना जरूर कहूंगा कि वहां से बिल अगर आ जाता है हाउस के सामने, तो जरूर हम उस पर गौर करेंगे। हम किसी भी चीज को डिस्मिस आउटमाइन नहीं करेंगे। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात, कुछ लोगों की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमला, तो मतलब वो तो होना ही है और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं होती। अब फिलहाल जो आपने महबूबा मुफ्ती जी के हवाले से बात की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती है, अब एक तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारे उम्मीदवार जो हैं उनके हक में वोट दें, और फिर आपके सवाल का जवाब देते हुए अगर मैं उनको टारगेट करूं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज को एक तरफ रख देते हैं। जहां तक सजाद लोग साहब का सवाल है, उन्हें भी हमने गुजारिश की कि वो इलेक्शन से दूर न रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट नहीं दोगे, आप बीजेपी की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। और क्या सजाद लोग साहब हंदवाड़ा में लोगों को ये बता पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी की कामयाबी के लिए मेहनत क्यों की? इस सवाल का जवाब सिर्फ सजाद लोग साहब दे सकते हैं। जहां तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात की, कोई दूरी नहीं है ना, राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक पे कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती, क्योंकि इंडिया में ना, अब तीसरा सवाल आपको नहीं मिलेगा, इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता। लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा में भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। उमर साहब, मेरा सवाल है आदिल शर्मा INS न्यूज एजेंसी से। आप कितना संतुष्ट हैं? 1 साल हो गया है, आपकी पूरी जो कैबिनेट है आपकी, अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? और दूसरा सवाल ये है कि ट्रंप की तरफ से आज एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, इससे पहले भी ट्रंप ने कई दावे किए। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है रूस के तेल को लेकर, भारत जो है रूस से तेल जो है वो नहीं खरीदेगा। तो ये 2 सवाल है, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? और साथ ही साथ आपका जो कार्यकाल 1 साल का हुआ है, आप उस कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? और पहले तो आपके दूसरे सवाल का तो मेरा जवाब देने का बनता ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना ट्रंप साहब से? ट्रंप साहब अगर मैं हर ट्रंप साहब के बयान पे टिप्पणी करूं तो मेरे पास काम करने के लिए फुर्सत होगा नहीं, क्योंकि हर घंटे उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। तो जहां तक ट्रंप साहब के बयान के हवाले से आप रिएक्शन चाहते हो, बेहतर होगा या तो आप बीजेपी से ले लें या मरकजी हुकूमत से लें। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब हो, मेरी हुकूमत से संतुष्ट होना ना होना उसका कोई मायने नहीं था, क्योंकि अकेले मैंने अपनी हुकूमत को वोट नहीं देना, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा।
और ये वोट उनको 4 साल के बाद देना होगा। हम काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे। कितना मुतमईन होंगे 4 साल के बाद पता चलेगा। अब आज आप मुझे कहोगे मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूं, 100 में से 100 दूं, 90 दूं, 70 दूं, 60 दूं, 50 दूं। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि इन हालात में इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे, आगे जाके और बेहतर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद डेलीवेटेड को भरोसा बताया था कि आप ही 19 सितंबर को उसकी मियाद खत्म हो गई है, तो वो सवाल करके पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट करवा दी। सेकेंडली द क्वेश्चन इज कि पेंडिंग वेजेस जावेद राणा साहब ने उनसे भरोसा जताया कि पेंडिंग जो वेजेस है उसकी पहली किस्त रिलीज हुई अप्रैल में। हमने देखा क्लास फ्लड आ गई, सब आ गए, तो क्या आपकी सरकार उसकी वेजेस रिलीज करने की तो पेंडिंग है ना? वो जावेद राणा साहब से आपको पूछना होगा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की क्या पॉलिसियां हैं, क्या ये है, वो उस पर मैं आज बात नहीं कर सकता हूँ। जहां तक ये चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी बनी है, उन्होंने लगभग अपना रिपोर्ट तैयार किया है। उस रिपोर्ट को फाइनल शेप देके जब वो हमारे सामने पेश करेंगे तब भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी होगी। वो कमेटी बनी क्योंकि असेंबली में एक कमिटमेंट हुआ, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट जो है वो असेंबली के सामने आएगी, उसके बाद फिर आप लोगों को दिया जाएगा। उमर साहब, हाल ही में आपने हमारे जम्मू कश्मीर की हालत क्या सरकार कश्मीर में फूड स्टोर के फसलों के ऊपर वहां तक पहुंचे, क्या उनका कॉम्पनसेशन मिल रहा है? जम्मू में पुल और मकान बह गए हैं, दरिया ने अपना कहर करता है, पुल चले गई, बस्तियां चली गई हैं, क्या स्ट्रिक्टली अपनाई आप लोगों ने उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए? आने वाले वक्त में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, विंटर्स आने वाले हैं, बर्फ होगी, जम्मू में बारिश होगी, उसके लिए क्या आपके SDRF और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के तहत जितना हम दे सकते थे और जो गाइडलाइंस के तहत हमें देने की इजाजत थी वो हमने दे दी। अब आगे जाके बाकी रिकंस्ट्रक्शन किस तरह हो, उसके लिए मरकज ने अपनी एक टीम तैनात करके दोनों जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में भेज के हालात का मुआयना किया। खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी जम्मू आए थे, उन्होंने यहाँ नुकसान का जायजा लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज के तरफ से एक पैकेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें मिलेगा, ताकि उस पैसे को हम जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। नुकसान बहुत हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 350 से ज्यादा हमारे पुल बह गए, 3000 किलोमीटर से ज्यादा हमारी सड़कें तबाह हुई, एग्रीकल्चरल लैंड, खेतों में लगभग कटाई के लिए फसल जो तैयार था वो तबाह हुआ। कई जगहों पे मकान तो टूटे, मकान के नीचे जमीन बह गई। हुकूमत अब इस कोशिश में लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही दिनों में वो कागजात जो है कैबिनेट के सामने आएंगे, जो हमने लोगों से वादा किया है कि जिन लोगों के मकानों के नीचे से जमीन बह गई है उनको 4 या 5 मरले का प्लॉट और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस और बाकी फिर SDRF और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंस के तहत मदद, ताकि वो अपने मकान जो है दोबारा कायम कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ मरकज की हुकूमत से ये बात भी चल रही है कि एक सर्वे इस बात का किया जाए कि
सबसे ज्यादा क्राउड बस प्रोन एरियाज कौन से हैं जहां पे बादल फटने की अब गुंजाइश ज्यादा है, कहां पे हमें और ज्यादा इकदाम उठाने होंगे, कहां पे हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करना होगा। उसके लिए एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आए जो कि यहां सारा कुछ देख के मौसमी हालात, ज्योग्राफी हालात, टोपोग्राफी, ये सारा देख के एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें रिपोर्ट तैयार करके दे दें ताकि आगे के लिए हम अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। सर, हाई हिमांशु नथवानी फ्रॉम जेके इंस्टीट्यूट। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, हाउ लॉन्ग विल एनसी वेट फॉर स्टेटहुड? How long will एनसी विल वेट फॉर स्टेटहुड? as opposed to what is the alternative of not waiting for statehood? इफ नॉट, इफ अगर सेंटर प्रॉमिस नहीं पूरा करती है तो एनसी का क्या अगला स्टेप होगा? हमारे सामने तो सारे रास्ते खुले हैं, फिर लेकिन अब मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो धमकियां देके कुछ हासिल करने की कोशिश करे। मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बिना धमकी दिए हुए, बिना जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। जहां एक तरफ से आप हमारे जो मैनिफेस्टो में लोगों के साथ किए हुए वादे हैं उनका आप रिपोर्ट कार्ड मांगते हो और आपका मामला सही है, वहां दूसरी तरफ से जब बीजेपी के दफ्तर में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उन्हें भी पूछे ना, क्यों जो वादे करके वो 28 सीटें जीते उनमें से सबसे बड़ा वादा तो स्टेटहुड का था। और मुझे आज भी याद है वो उन दिनों में हम लोगों को ताने देते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को स्टेटहुड की बात करनी नहीं चाहिए, स्टेटहुड दिल्ली से आएगा, जम्मू या श्रीनगर से नहीं। तो अगर स्टेटहुड दिल्ली से आना है और स्टेटहुड का वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी ने किया था तो वो वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा? बाकी आगे जाके हमें क्या करना होगा उसको शायद यहां आज दोहराने की जरूरत नहीं है। हालात उस तरह के बने तो फिर मजबूर होकर हम दोबारा यहां बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरा ऐलान कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो हालात सेंटर में इलेक्शन के बाद कोई आपस हाथ ऊपर रखने इलेक्शन के बाद एप्रोप्रिएट टाइम स्टेटहुड देंगे। अब स्टेटहुड नहीं मिल रही तो आपको क्या लगता है कि डिले जो हो रहा है स्टेटहुड का देने का, क्योंकि बीजेपी का भी ये मानना था कि स्टेटहुड देंगे, अब डिले जो है कहीं ऐसा तो नहीं नेशनल गवर्नमेंट की बीजेपी को भी मालूम में लाए हैं। और दूसरा सवाल थोड़ी देर में दरबार भी होगा कुछ दिनों के कितना ही तो चला क्या आप पुरानी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखेंगे, उसको रिस्टोर करें कि पूरा दरबार जम्मू ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने स्टेटहुड के हक से महरूम रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की हुकूमत यहां नहीं बनी। क्योंकि बीजेपी ने शायद ये कभी नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट में या पार्लियामेंट में कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन तब भी देंगे तब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, कोई इफ नहीं, कोई बस नहीं। अब अगर हमें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाते तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा,
तो फिर चलिए ना, मैं मान के चलता हूँ कि अगले 4 साल तक स्टेटहुड नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद बीजेपी के इस साजिश को तो कम से कम हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर लोगों को बीजेपी की हुकूमत चाहिए होती तो 24 में बीजेपी की हुकूमत बनाते, नहीं बनाया। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि बैकडोर से हम बीजेपी की एंट्री यहां पर आए। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से सवाल पूछा, पहले तो मुझे ये बताइए ना, इस दरबार मूव को बंद क्यों किया गया? ये तो मतलब एक परंपरा रही, और वो भी 47 से पहले। जो लोग हमें ताने देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं समझते, हम जम्मू कश्मीर के महा हस्तियों की जो है इज्जत नहीं करते, उनकी जो विरासत है उसको तहस नहस करने में तो सबसे ज्यादा रोल तो बीजेपी का ही रहा। लेकिन हमने लोगों के साथ वादा किया था कि हम दरबार को रिस्टोर करेंगे। कैबिनेट ने रेस्टोरेशन का फैसला जो लिया, वो फैसला एलजी साहब के पास भेजा गया। पर उन्होंने कहा कि आगर अब्दुल्ला साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से उठा सकते हैं, क्या हम ये मान सकते हैं या फिर ये ऐसा हो सकता है कि बड़गाम सीट पर आगर अब्दुल्ला साहब का अपना कैडर हो सकता है, आपका अपना कैडर हो सकता है? आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं कौन हूं आपसे ये कहने के लिए कि आप इसको नहीं मानो? आप अगर मानना चाहते हो मान लीजिए। जिस तरह से बयान आगर अब्दुल्ला साहब भी कर रहे हैं। एक सेकंड, आप सवाल यही सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के कैसे कर सकता हूँ ना कि ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये मालूम होने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर 2 कैडर हो सकते हैं, ये मालूम होने लगा। किसको मालूम होने लगा? हम लोगों को मालूम है। आपको तो ठीक है ना। आपको अगर जम्मू में बैठ के बडगाम का इतना मालूम है जितना हमें श्रीनगर में बैठ के मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ना? फिर मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। मैंने शुरुआत में ही अल्ताफ बुखारी साहब का जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा कि आगा साहब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा सकते हैं। तो अगर रूहुल्ला अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट या इस तरह की कोई बात जो है हम ग्राउंड से नहीं सुन रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब को एक शोषा डालना चाहे और उस पर आप जैसे लोग उछल कूद करें तो मैं कैसे रोक सकता हूँ इस चीज को? Hi, Umar my question is related to Darbar Move. If you remember, once you had said that why should the chief minister, why should the minister move to Srinagar during scorching summer in Jammu, and why should chief minister, ministers and bureaucrats move to Jammu during harsh winters in Kashmir Valley? It should be the other way around. So what's your stand on the Darbar Move issue? Yeah. As far as Did you have a stand when the Darbar Move was stopped? For all that time you people were silent. जब बंद हुआ तब किसी ने शोर नहीं मचाया। बंद करने वालों को इलेक्शन में शाबाशी भी दी। और जब हम दरबार मूव को रिस्टोर करने की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है ना, आपने तो इससे ज्यादा ही कहा। कम से कम पहले रेस्टोरेशन के लिए तो आप कहिए ना कि हाँ आपने अपना वादा पूरा किया। बाकी अगर आगे जाके इसको चेंज करना होगा उस पर हम बाद में सोचेंगे। do you stand by your past statement? Please. One question, yeah. Our manifesto is in front of the people. What we promised in the manifesto, we have committed, we have delivered.
What I talked about was not a sovereign commitment of the government. It was an idea. It is an idea that I am happy to discuss both with the people of Jammu and the people of Srinagar. But at the moment, I think you should focus on what is important, which is that Jammu was marginalized by the people who claim to be the true representatives of Jammu. And Jammu's marginalization has been stopped by those people who have traditionally been seen as anti-Jammu. You have always painted us as a Kashmir party, not a party of Jammu Kashmir. With this step of restoration of the Darbar move, I hope to some extent we have addressed the propaganda that we are a party of Jammu and Kashmir, not a party of any one particular province. आपने कहा कि पार्टी ये पूरे जम्मू कश्मीर की है। आपने कहा ये पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर की है, तो राज्यसभा चुनावों के सर राज्यसभा चुनावों में आपने जम्मू से क्यों कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? उमर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपको सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के हवाले से बात नहीं करेंगे, आपके सांसद साहब के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि एनसी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर की जनता के एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी और जो वादे चुनाव से पहले किए। सर, ये किसने कहा? आगा सैयद मौलाना मेहदी साहब ने कहा है कि एनसी सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी है। ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिए ना, मुझसे मैं रूहुल्लाह की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर उनकी बात पे आपको टिप्पणी चाहिए आप उन्हीं से ले लीजिए ना, मैं नहीं करूँगा। मुझे बात करिए ना, देखा है ना MS1 न्यूज चैनल से। मेरा सवाल ये है कि थोड़े दिन पहले जैसे 6-7 तारीख को जो बारिश हुई, तूफान आया, तो किसानों की जो चावल की फसल जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। तो उसके लिए आपका क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या प्रावधान? जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खुद मौके पे यहाँ जम्मू आए, मेरे काबीना के साथी जावेद यार साहब उनके साथ थे। यहाँ पे जो लॉस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप दोनों जम्मू में भी और कश्मीर में जो हुआ है उसकी असेसमेंट की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक पैकेज हमने मांगा है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैकेज मिल जाएगा तो हम किसानों में बांटने का काम करेंगे। रिजर्वेशन में रेशनलाइजेशन की बात की गई कि कोई भी सरकार, आपने कहा कि किसानों में तमाम वादे सर, आपने कहा कोई भी सरकार एक साल में सारे वादे पूरे नहीं करती। तो रेशनलाइजेशन का जो इशू आया था रिजर्वेशन में, उस पर आपने कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी स्टेटस उसका क्या है? स्टेटस उसका ये है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने रखी। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को कबूल किया है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो एक कैबिनेट मेमो तैयार करें, क्योंकि हमने कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मंजूर की है। इसके लिए हमें कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सर्कुलेशन में अपने मिनिस्ट्रियल कोलीग्स के पास भेज के इसको मंजूरी दिलवा दूंगा और कैबिनेट का ये फैसला जो है फिर LG साहब के सामने रखा जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 2-4 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा। उमर साहब, मेरा एक सवाल है। उमर साहब, मेरा एक सवाल है। I am Vishal from UNI. I have 3 questions. How do you describe your 1 year of government in 1 month? I'm not even going to get that. उमर साहब, आपने हाल ही में मुबारक मंडी का दौरा किया। It's not my job to give you a headline, and you can never reduce a government to 1 word.
So therefore, I leave it to you. प्रीपेड मीटर लगाया था उमर साहब माइक की Whatever word you like, I'm not going to give you. उमर साहब माइक की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सवाल है, जम्मू में लोगों को सर मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं सर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए। इधर माइक पता कैसे आएगा सारे इधर से एक पोस्ट तो पूरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन दोबारा से प्रकट के जो इंतजार में सर 1 साल सरकार बनी हुई है और सरकार को बनकर 1 साल हो चुका है सर, कैसे देखते हैं आप हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अपने ऑफिस में और एलजी साहब के ऑफिस का जो एक गैप था, क्या वो ब्रिज के तरीके से वो गैप पूरा हुआ? और जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, जो यहाँ पे हम कहते थे कि सरकार बनने से पहले काम नहीं करते, क्या सरकार बनने के बाद अब आपकी बात सुनी जाती है? क्या वो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं? क्या देखिए मैं एलजी साहब और गवर्नमेंट के ताल्लुकात के बारे में कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको ये अज्यूम करना ही नहीं चाहिए कि ताल्लुकात ठीक नहीं है। हम काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सर जहाँ तक आपने अफसरों के हवाले से बात की, जितना हमने किया है अभी तक, क्या वो मुमकिन होता अगर अफसरों के साथ हम काम नहीं कर रहे होते? आखिरकार किसी भी हुकूमत के लिए अपने एजेंडा को मुकम्मल करने में अफसरों का साथ जो है वो जरूरी होता है। आप 10 सवाल मत करिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते, उस तरह किसी भी हुकूमत में सारे लोग बराबर नहीं होते। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है, इस मुल्क में किसी भी रियासत में आपको तमाम अफसर बराबर के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर अफसर अच्छे होंगे, बीच में एक आध अफसर ऐसा होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। यहाँ पर भी वही हाल है, हमारे और बाकी मुल्क में इसमें कोई खास फर्क है नहीं।